हाय एवरीवन, पटवारी का फ्री कोर्स ज्वाइन करने के लिए इंस्टॉल करें JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद आप यहां नीचे देखिए बैच लिखा हुआ, बैच पे क्लिक करें। बैच पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बैच पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करना और यहां पर आपको बैच कोड डालना है फ्री JKSSB आपको डालने के बाद ओके कर देना है और जैसे आप ओके कर दोगे उसके बाद आप हमारे पटवारी के फ्री बैच में ऐड हो जाओगे। ऑलराइट, थैंक यू। Hi everyone, welcome to JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। दिस इज वर्षा रानी हियर। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर का पार्ट 2 पढ़ेंगे आज हम। और इससे पहले हमने देखा मौर्यन एम्पायर, कुश्चन एम्पायर, हुन्स और करकुटा। और आप एंशिएंट रूलर को इस तरह याद रखो। आपने पीके मूवी देखी है ना, उसने देखो आमिर खान कैसे बोलता है पीके हो क्या, तो वैसे ही आप यहाँ पे बोला एम के हो क्या, एम के हो क्या। एम से मौर्यन, के से कुश्चन, एच से हुन्स, के से करकुटा। तो एम के हो क्या, अब इसको ऐसे याद रखो जैसे पीके हो क्या बोलता है ना, वो पीके क्या, वैसे एम के है क्या। तो अब मिडिवल टाइम के जो रूलर हैं उनके बारे में देखेंगे। तो मिडिवल टाइम के रूलर को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि 8th सेंचुरी में कश्मीर में किस तरह का रिलीजन चल रहा था, क्योंकि इसके आगे फिर रिलीजन में बहुत चेंजेस आते हैं और हमें और चीजें देखनी है। तो एक नजर यहाँ पे देख लो, कश्मीरी शैविज्म चल रहा था। यहाँ पे शिवा का ट्रेडिशन चल रहा था जिसमें बेसिक रिचुअल, बेसिक साधनाएं होती हैं, जो आसनास होते हैं मेडिटेशन के, वो होते हैं। और 3 किस्म की यहाँ पे 3 ट्रेडिशन थी, मतलब 3 फिलोसफीज थी। कौन कौन सी? त्रिका, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना, बस इनका सिर्फ नाम पता होना चाहिए आपको। त्रिका, स्पंदा थी और दूसरी थी प्रत्यभिज्ञा भी बोलते हैं इसको। तो त्रिका शैविज्म, स्पंदा शैविज्म, प्रत्यभिज्ञा शैविज्म, 3 किस्म की फिलोसफीज चल रही थी। 3 फिलोसफीज नहीं, वैसे ट्रेडिशन बोलना चाहिए हमें इसके लिए। तो 3 थी ये। तो इनके ऊपर पता कैसे चलता है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सारे वर्क किए गए हैं, किताबें लिखी गई हैं। तो वसुगुप्ता पहले सेज थे जिन्होंने शिवा सूत्रा लिखी थी कश्मीर में। शिवा सूत्रा ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके डिसाइपल थे कलाटा और सोमानंदा भी। किसके? वसुगुप्ता के। ये सेज थे, ऋषि होते थे ये। तो ये भी ये वाली प्रैक्टिसेस करते थे, तो इन्होंने ये लिख दिया था। तो फिर उत्पल देवा भी, इन्होंने भी लिखा। तो अभिनव गुप्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है यहाँ पे। अभिनव गुप्ता ने 3 बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, परमार्थ सारा, प्रत्यभिज्ञा, वीरनाशिनी और तंत्रलोका। तो कई बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं कई बार, तो इसलिए इसको इतना इग्नोर नहीं मारना, थोड़ा थोड़ा बस आइडिया रहना चाहिए आपके पास, तो आप कर लोगे एग्जाम में इसका भी। ये कई बार पूछे। ये जो पर्सनैलिटीज यहाँ लिखे हैं, वसुगुप्ता, कलाटा, सोमानंदा, उत्पल देवा, अभिनव गुप्ता, शेमा राजा, ये कश्मीरी शैविज्म के साथ एसोसिएटेड हैं। इनका मतलब जिक्र कहीं आए तो कश्मीरी शैविज्म के साथ इनका जिक्र है, बस इतना याद रखना। फिर हम चलते हैं उत्पल डायनेस्टी के ऊपर। उत्पल डायनेस्टी जो थी ये अवंती वर्मन ने फाउंड करी थी 1855 के अंदर। तो इससे पहले जब आपको पता है हुन्स वगैरह आए थे, तो करकोटा आए थे। करकोटा के जब जैसे लास्ट फेज आ रहा था ना, लास्ट फेज वीक रूलर आए थे। तो जब वीक रूलर आते हैं, शासन अच्छे से नहीं होता, तो केयस सब भगदड़ सी मच जाती है, ठीक है, और बीच में गैप सी रह जाती है पॉलिटिकली किसी जगह में, तो डिसऑर्डर रहता है सिविल सोसाइटी के अंदर। तो अवंतीपुरा ने यहाँ पे, अवंती वर्मन ने क्या किया, यहाँ पे आके इसको रिस्टोर किया था। सबसे पहले रिस्टोर किया इन्होंने, शांति वगैरह लाई, यहाँ पे शांति लेके आए सबसे पहले यहाँ पे। तो इन्होंने अवंतीपुरा शहर को, अवंतीपुरा टाउन को फाउंड किया था। अवंतीपुरा जो है आज भी अवंतीपुरा ही है। और यहाँ पे इन्होंने 2 टेम्पल बनाए थे, एक शिवा के लिए, एक विष्णु के लिए। ये रिमार्केबल है, शिवा के लिए, एक विष्णु के लिए। अच्छा जी, सुइया एक इनके इंजीनियर भी थे और PM भी थे। इनका नाम शेरू भी था। बहुत किताबों में लिखा है कि शेरू अलग थे, सुइया अलग थे, लेकिन बहुत सारी किताबों में लिखा है कि सुइया और शेरू एक ही बंदा था। तो PM भी थे और इंजीनियर भी थे इनके अंदर, इनके राज में इंजीनियर भी थे। कौन? सुइया। तो सुइया ने क्या बनाया था? सुइयापुर टाउन बनाया था। सुइया ने सुइयापुर टाउन बनाया था, जिसको आज सोपुर बोलते हैं। सोपुर कहाँ है? बारामूला में ही आता है, ठीक है, बारामूला में आता है ये। अच्छा जी, तो कहते हैं कि जो सुइया थे ना, वो बहुत ही दिमाग वाले इंसान थे।
तो क्या किया था, जब झेलम में जैसे फ्लड आते थे ना, तो झेलम के आसपास के ऐसे बंड से बना देते थे ऊपर की तरफ थोड़ी छोटी छोटी दीवारें ऐसी, ताकि पानी आसपास ना आए, ठीक है। और दूसरा, झेलम के अंदर सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते थे, वो जो झेलम थोड़ा उथला हो जाता था ऊपर की तरफ, तो इसमें से मिट्टी बाहर निकालनी थी। कोई तैयार नहीं था जब ये काम करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, झेलम में सिक्के फेंक दिए, तो खुद ही लोग कूद कूद के जाने लगे और उसको साफ किया इन्होंने। तो सुइया बहुत ही चालाक इंसान भी थे। अच्छा जी, तो इस डायनेस्टी के सबसे जो लास्ट रूलर हुए थे, अवंती वर्मन के सन ही थे, तो शंकरवर्मन। तो शंकरवर्मन जो थे ना, ये वीक रूलर थे यहाँ के। इनकी जो पॉलिसी थी, हर जगह पे चले जाना युद्ध करने के लिए, और कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे थे इनके टाइम में यहाँ पे। और एक हजारा किंग थे, हाजरा किंगडम में, यहाँ पे इनकी हो जाती है डेथ लड़ते लड़ते शंकरवर्मन की। तो इनकी वाइफ होती है उस टाइम पे सुगंधा। सुगंधा राज करती हैं 906 तक यहाँ पे, लेकिन वो तो वीक रूलर होती हैं, इनको गद्दी से निकाल दिया जाता है, मतलब इनको रिप्लेस कर दिया जाता है, इनका राजपाट छीन लिया जाता है। और यहाँ पे ब्राह्मणों की जो काउंसिल होती है, वो यहाँ पे एक अपनी तरफ से सबसे जो काबिल इंसान होता है, शस्त्र, ये शस्त्र इसको गद्दी पे बिठाते हैं। 1939 के अंदर की बात है, ब्राह्मणिक रूल शुरू हो जाता है और उत्पल डायनेस्टी वहीं खत्म हो जाती है, ठीक। अच्छा, ब्राह्मणिक रूल चलता है 1939 से यशस्कर के अंदर, और फिर इनके जो आगे संग्राम देवा आते हैं, संग्राम देवा ये भी ठीक मतलब होते हैं रूलर, संग्राम देवा। लेकिन इनको ना, इनका मर्डर कर देता है इनका खुद का मंत्री, इनका जो मिनिस्टर होता है, इनका मर्डर कर देता है और खुद राजपाट ले लेता है, और उसका नाम होता है पर्वगुप्ता। पर्वगुप्ता, ठीक। तो अब क्या कहानी है, पर्वगुप्ता आए तो गुप्ता डायनेस्टी यहाँ से शुरू हो जाती है, ब्राह्मणिक रूल भी खत्म। पर्वगुप्ता जो होते हैं खुद तो मर जाते हैं 2 साल में ही, लेकिन उनका जो बेटा होता है शेना गुप्ता, शेमा गुप्ता भी लिखते हैं इसके लिए कई बार, और शेना गुप्ता भी, तो ये राज करते हैं। और ये भी, इनकी भी डेथ हो जाती है अगले कोई 8 साल के अंदर, इनकी भी डेथ हो जाती है। तो इनकी लेकिन जो बीवी होती है उनका नाम होता है दिदा। जो क्वीन दिदा होती हैं, इनका जो मायका था वो लोहारा से था, लोहारा प्रिंसेस थी ये शादी से पहले, ठीक है, लोहारा प्रिंसेस थी। तो दिदा जो होती हैं ये बहुत ही एबल होती हैं, एफिशिएंट होती हैं, और कश्मीर को हर तरफ से होने वाले खतरे से बचा लेती हैं, रेजिस्ट करती हैं बहुत सारे अंदर के विद्रोह को भी, और बाहर से जो एक्सटर्नल जो एग्रेशन था उसको भी, उसके सामने भी ये सरवाइव करते हैं, और ये बहुत अच्छे से उनका मुकाबला करते हैं। जिसकी एग्जाम्पल मिलती है 2 टाइम्स यहाँ पे महमूद ऑफ गजनी यहाँ पे अटैक करते हैं, और दोनों बार वो हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं यहाँ पे हमला कैप्चर करने में कश्मीर को। और इनके वॉर टैक्टिक्स बहुत अच्छे थे दिदा के, और इनका जो मतलब यही लीडरशिप बोल सकते हैं, लीडरशिप बहुत ही कमाल का था इनका। देखो कश्मीर में ना, अगर हम लेडीज की बात करें कि लेडीज कब कब रानियां बनी हैं, तो एक तो गोनादा डायनेस्टी की यशोवती थी, यशोवती, फिर ये सुगंधा जो थी, सुगंधा शंकरवर्मन की बीवी। शंकरवर्मन कौन था उत्पल डायनेस्टी का, ठीक है। सो सुगंधा और अब ये दिदा। सीक्वेंस ऐसा नहीं है, इनके बीच में बहुत सारे और भी आदमियों ने राज किया है, तो ये मैं सिर्फ लेडीज की बात कर रही हूँ सिर्फ। और फिर दिदा आती है, कोटा रानी आती है, कोटा रानी आती हैं, और नूरजहान आती हैं, नूरजहान। अब देखो कहानी क्या है। यशोवती तो 2-3 महीने की बात थी, उसके लिए आई थी। सुगंधा जो थी ये 3-4 साल के लिए आई थी, और ये भी बहुत वीक रूलर थी, ठीक। यशोवती को भी बहुत सपोर्ट करते थे लोग, तभी ये भी टिक पाई थी। और जो दीदा थी अपने दम पे थी, पति भी मर गया था इनका, और कोई सपोर्ट नहीं था कहीं से भी। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, और बहुत ज्यादा सालों तक इन्होंने राज किया है। तो और जो कोटा रानी है ये भी वीक रूलर थी, ज्यादा देर तक इनका भी चल नहीं पाया साम्राज्य। और जो नूरजहान थी ये बहुत ही समझदार थी, वाइज थी बहुत। तो जब इनके पति बीमार हो जाते हैं तो ये चला रही होती है पूरा शासन। नूरजहान बहुत ही वाइज होती हैं ये। और पूरा जब कश्मीर भी जब मुगल साम्राज्य के अंदर ही था, तो अगर पूरे मुगल साम्राज्य की जो क्वीन है वही कश्मीर की भी क्वीन हुई ना, मतलब
बेशक कश्मीर को राज वहां पे गवर्नर किया करते थे डायरेक्टली नूरजहां कश्मीर पे राज नहीं करती थी, पूरे देश पे करती थी, ठीक है। लेकिन हुई तो क्वीन ही ना, तो इस तरह से। लेकिन जो दीदा थी ना, उनका कोई मुकाबला नहीं था। दीदा के साथ बहुत बड़े बड़े योद्धा भी अगर खड़े कर दो तो इनके जो टैक्टिक्स थे, इनके जो वॉर का जो तरीका था, हर चीज वो बहुत ही जबरदस्त था, अनमैचिंग था। इन जो लेडीज जो क्वींस बनी थी, इनका तो सवाल ही नहीं उठता। जो आदमी थे उनके कंटेम्प्रेरीज के, उनके साथ भी मैच नहीं होता। इतनी जबरदस्त इनकी जो फौज या कहिए जो लीडरशिप कह दे तो ऐसी थी। तो पहली प्रोमिनेंट फीमेल अगर कोई पर्सनैलिटी हुई है कश्मीर में तो वो दीदा थी, दीदा। अच्छा जी, लेकिन देखो अब दीदा की अपनी कोई औलाद नहीं थी, तो दीदा ने क्या किया लास्ट में, उनका एक भाई था उदयराज, मैं भाई लिख रही हूँ, उदयराज लोहारा डायनेस्टी में था। तो इनको बोला कि इनका जो बेटा था, उनका बेटा जो होता है भाई का बेटा, उसका नाम होता है संग्राम राज। तो संग्राम राज जो होता है उसको बोलती हैं कि तुम अब राजपाट संभाल लो। तो 1003 में दीदा मर जाती हैं और संग्राम राज यहाँ पे राजपाट संभालते हैं। तो शुरू हो जाती है यहाँ से कौन सी डायनेस्टी, अब लोहारा डायनेस्टी। तो लोहारा डायनेस्टी शुरू हो जाती है। सबसे पहला किंग होता है संग्राम राज। तो संग्राम राज जो होता है, अब पहले तो ठीक इनका रूल चलता है, लेकिन आगे आगे ना यहाँ पे मिस रूल होने शुरू हो जाता है कश्मीर के अंदर इनकी वजह से। और इन्हीं के टाइम में कश्मीर में फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, प्लेग हो जाती है, महामारी होती है, लाखों लोग मर जाते हैं उससे। फ्लड्स की वजह से क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो मतलब खुश नहीं थे लोग, प्रजा बिल्कुल भी खुश नहीं थी। और इस टाइम में हर्षा, एक और रूलर आए इसी डायनेस्टी के, हर्षा थे और भोज, ये भी राजा थे। तो थे तो ये स्ट्रांग ही थे, लेकिन इनको बहुत ही धोखे से मार दिया जाता है। किसने इनको मार दिया? उच्छाला और सुसाला ने। उच्छाला मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, उच्छाला और सुसाला इनके अपने ही जनरल थे, ठीक है, इनके अपने ही जनरल थे आर्मी के। तो हर्षा जो थे ना, इनके कोर्ट में काम करते थे। चंपक इनके कोर्ट में मंत्री थे। तो चंपक का बेटा था कलहन, ठीक है। तो अब जब उच्छाला और सुसाला ने उन्हें रिप्लेस कर दिया, तो अब राजा कौन बना? जयसिम्हा। अब नया राजा कौन बना? जयसिम्हा। और कलहन के टाइम में जयसिम्हा थे। तो जयसिम्हा के ही टाइम में कलहन ने राजतरंगिणी लिख डाली। और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा गया है कि राजतरंगिणी किस राजा के टाइम में लिखी गई थी। तो राजतरंगिणी प्रथम किसके टाइम में लिखी गई? जयसिम्हा के टाइम में। ये आपने याद रखना है। जयसिम्हा के टाइम में राजतरंगिणी लिखी थी कलहन ने। कब लिखी थी? 1148 से लेके 1150 तक, ठीक। तो जयसिम्हा ने लिखी थी राजतरंगिणी। जयसिम्हा के टाइम में कलहन ने लिखी थी राजतरंगिणी। अच्छा, एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल 100% बनता है, मतलब अगर इस बारे में। तो इस लोहारा डायनेस्टी का लास्ट किंग तो था वनिता देव। मैं यहाँ लिख दी हूँ, वनिता देव जो था लास्ट किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, जो मर जाता है 1171 में। तो खत्म हो जाती है लोहारा डायनेस्टी की भी कहानी। हर डायनेस्टी पहले शुरुआत करती है, फिर बहुत पीक पे पहुंचती है पावर के। हर डायनेस्टी शुरुआत करती है, फिर पीक पे पहुंचती है, फिर नीचे गिरती खत्म हो जाती है, फिर दूसरी आती है, ऐसे चढ़ती है, फिर गिरती है। ऐसे डायनेस्टीज का ये समय चलता रहता है। तो लोहारा डायनेस्टी की ये चीज आप याद ही रखना कि जयसिम्हा के टाइम में राजतरंगिणी लिखी गई थी। कलहन ने कंप्लीट की थी राजतरंगिणी जयसिम्हा के टाइम में, लोहारा डायनेस्टी के टाइम में। लोहारा डायनेस्टी थी जब कश्मीर में, जब कलहन ने राजतरंगिणी लिखी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए मैं इसके बार रिवाइज कर रही हूँ। उसके बाद आती है देवा डायनेस्टी। और कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ये लोहारा का ही पार्ट था, आगे लोहारा का ही एक्सटेंशन था। और कुछ कहते हैं कि अलग डायनेस्टी थी, देवा डायनेस्टी। तीन एडवेंचरर्स होते हैं सहादेव के टाइम में। दो नोटेबल किंग्स होते हैं देवा डायनेस्टी के, संग्राम देव और सहादेव। तो सहादेव जब राज कर रहा होता है तो तीन एडवेंचरर्स यहाँ पे आते हैं, शाहमीर, रिंचन
और लंकर। शाहमीर स्वाट रीजन से आता है, अफगान के स्वाट रीजन से आते हैं। रिंचन जो होते हैं लद्दाख के प्रिंस होते हैं ये। और लंकर जो होते हैं ये दर्द से आते हैं, दर्द होते हैं, ठीक है। दर्द मतलब ये गिलगिट हुंजा से आते हैं। तो ये 3 लोग हैं। देखो ये 3 एडवेंचरर्स हैं और आगे की जो कश्मीर की हिस्ट्री है अब उसमें बहुत चीजें बदलने वाली हैं और इन लोगों का उसमें रोल होने वाला है। कैसे? देखो जो शाहदेव थे ना, उनके टाइम में यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेजन होता है कश्मीर में। दालूचा आता है, प्लंडर करके चला जाता है, लूट मार करके आता है। 60,000 लोग लेके आया था, हाथों में आग लेके, तलवारें लेके, और गांव इन्होंने, टाउन के टाउन इन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था यहाँ का, जो इनके सामने आया था। ये आते ही लूट मार करने के लिए थे और ये मार पीट के सब चले जाते थे, ठीक है। दालूचा जो था ये मंगोल था, ये ठीक है, मंगोल ये चीफ था। तो ये अपने साथ इतने ज्यादा, और आया कहाँ से था? जोजिला वाले एरिया से आया था। देखो इतने खतरनाक रास्ते से कोई आया होगा तो यहाँ पे आरती उतारने तो नहीं आया होगा, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ खतरनाक करने के लिए आया होगा। तो शायद जो थे ना अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गए। तो जो रिंचन जो प्रिंस थे उन्होंने इस टाइम का फायदा उठाया। यहाँ पे सिविल अनरेस्ट था, केयस, भगदड़ मच गई थी कश्मीर के अंदर। तो रिंचन ने यहाँ पे आके भागदौड़ संभाली और रिंचन बन जाते हैं यहाँ पे किंग। तो रिंचन जब किंग बनते हैं तो इन्होंने शाहमीर को अपना बना दिया मिनिस्टर, शाहमीर को अपना ये वजीर बना लेते हैं। तो रिंचन को ना इस्लाम कबूल करवाते हैं। शाहमीर इनको बताते हैं कि देखो आसपास के जो टेरिटरीज है वहां पे भी इस्लामी हैं, तो आपको सपोर्ट अच्छी मिलेगी, आप कर लो कन्वर्ट। तो इन्होंने भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट और खुद भी अपना इंटरेस्ट दिखाया इस रिलीजन में और इस्लाम कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अब दिक्कत थी कि करें कैसे, पता तो है नहीं कि होता क्या है। तो एक स्कॉलर था यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त, जिनका नाम है बुलबुल शाह, ठीक है। तो बुलबुल शाह जो होते हैं इस्लाम के जो बहुत अच्छे स्कॉलर होते हैं, ये रिंचन को हेल्प करते हैं इस्लाम कबूल करने में, ये हेल्प करते हैं इन्हें। तो इनके मतलब सामने रिंचन इस्लाम को कबूल करते हैं और अपना नाम फिर ये चेंज कर देते हैं। तो अपना नाम क्या रखते हैं? सुल्तान शद्रुद्दीन कर देते हैं ये अपना नाम, सुल्तान शद्रुद्दीन। देखो अभी तक यहाँ पे अवाम को कोई टेंशन नहीं है कि राजा किस रिलीजन से है, और राजा को भी कोई टेंशन नहीं है कि उसकी अवाम कौन से रिलीजन से है। हाँ अभी उसके बाद जब टाइम आने लगा तो बहुत ज्यादा मतलब जैसे हवा चलने लगी थी इस्लाम की, कि इस्लाम है, और सबको लग रहा था कि आगे वाले टाइम में हर कोई इस्लाम होगा, तो जो मतलब बोलते हैं चढ़ते सूरज को सलाम करेंगे, तो उस तरह का कुछ हालत था। लेकिन अभी तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता किस रिलीजन से कौन सा राजा है। राजा के लिए अपना अवाम सब कुछ था और अवाम के लिए अपना राजा जो था मतलब रिस्पेक्टफुल होता था, ठीक, अगर वो उनके लिए अच्छा काम कर रहा है तो। अब क्या हुआ, सुल्तान शद्रुद्दीन होते हैं लेकिन इनकी हो जाती है जल्दी डेथ, उनकी बहुत जल्दी जब डेथ हो जाती है। रिंचन देखो आप 1320 से लेके 1323 तक इनका चला और उसके बाद इनकी हो जाती है डेथ बहुत ही जल्दी। तो अब क्या करें, जो उनकी जो वाइफ होती है, कोटा रानी नाम होता है इनका, कोटा रानी। तो कोटा रानी जो होती है ये शादी कर लेती हैं उद्यान देवा से। किससे शादी करती हैं ये? उद्यान देव से, जो कि शाहदेव के छोटे भाई होते हैं उद्यान देव, उनसे वो शादी करती हैं। तो फिर उद्यान देवा फिर लास्ट हिंदू रूलर होते हैं। अगर हम आदमियों में देखें तो उद्यान देवा लास्ट हिंदू रूलर होते हैं, और अगर ऑप्शन में एग्जाम में कोटा रानी लिखा होगा तो कोटा रानी आएगा। क्यों? क्योंकि उद्यान देवा भी कुछ समय के बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो फिर पीछे बची कोटा रानी। तो जो कोटा रानी चलाती हैं, उद्यान देवा की भी जब डेथ हो जाती है तो कोटा रानी अपनी तरफ से बहुत ही बहादुरी से इस शासन को चलाती हैं, लेकिन शाहमीर के सामने ज्यादा टिक नहीं पाई। शाहमीर जो थे इन्होंने इनको रिप्लेस कर दिया। शाहमीर मंत्री थे रिंचन के, लेकिन इन्होंने कोटा रानी को रिप्लेस कर दिया और खुद उन्होंने स्टेब्लिश कर दी शाहमीरी डायनेस्टी। तो यहाँ से इस्लामिक डायनेस्टी का राजा बनते हैं, तो उनका नाम हो जाता है सुल्तान शमसुद्दीन। पूछ लेते हैं कि सुल्तान शमसुद्दीन किसका नाम था, ठीक है, तो ये था शाहमीर का ही नाम, सुल्तान शमसुद्दीन। इनकी डायनेस्टी के जो प्रोमिनेंट रूलर्स हुए हैं वो है सुल्तान शिहाबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर और सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन। सुल्तान शिहाबुद्दीन को बोलते थे ललितादित्य,
ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर। तो किसको बोलते थे? इसको। अच्छा, तो कुतुबुद्दीन के लिए कुछ नहीं, सिकंदर को बोलते थे भाई औरंगजेब ऑफ कश्मीर बोलते थे सिकंदर को। और सुल्तान ज़ैन उल अब्दीन को बोलते थे अकबर ऑफ कश्मीर। क्यों बोलते थे इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो औरंगजेब को बोलते थे बुत शिकन भी बोलते थे, सुल्तान सिकंदर को बुत शिकन भी बोलते थे, बुत शिकन, क्योंकि इन्होंने बुत तोड़े थे, मूर्तियां तोड़ी थी। तो जो ज़ैन उल अब्दीन थे उनको अकबर ऑफ कश्मीर के साथ साथ बदशाह भी बोलते थे। बदशाह का मतलब होता है ग्रेट किंग, तो उनको बहुत पसंद करते थे लोग, तो बदशाह भी बोलते थे उन्हें। अब हम देखते हैं इनके कुछ नोटेबल जो उन्होंने काम किए हैं अपने टाइम में, जिसके लिए इनको इस तरह के टाइटल मिले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो ललितादित्य ऑफ कश्मीर बोलते थे इनको, पहले हमने बता दिया क्यों बोलते थे भाई। इन्होंने बहुत सारी जो जगह थी वो कैप्चर करी थी, अपने कश्मीर में ऐड करी थी। कौन कौन सी? अफगान, सिंध, पेशावर को भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। काबुल पे भी इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था। गजनी और कंधार, ये सारे नॉर्थ साइड में आते हैं, और मुल्तान। तो इतनी सारी जो जगह थी यहाँ इन्होंने फतेह कर ली थी। और ये खुद कैसे थे? जस्टिस को पसंद करते थे ये, ठीक है, जस्टिस पसंदी थे ये, मतलब इंसाफ पसंदी थे। फर्म थे ये, मतलब मजबूत थे, और साथ में जेनरस भी थे, सबके लिए जेनरस भी थे। कौन? सुल्तान शिहाबुद्दीन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो शिहाबुद्दीन, तो इन्होंने शिहाबुद्दीन पूरा एक जगह फाउंड भी करी थी। क्या नाम था उसका? शिहाबुद्दीन पुरा। आज के टाइम में इसको शादीपुर बोलते हैं, शादीपुर। अच्छा जी, इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था, एक बाज टैक्स लगा दिया था। बाज टैक्स लगाया था इन्होंने, इसके ऊपर? ट्रेडर्स के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाज टैक्स किसने लगाया था? तो ये था शिहाबुद्दीन ने, ठीक है, सुल्तान शिहाबुद्दीन ने। अच्छा जी, इनके यहाँ से इतना ही, इसके बारे में कुछ खास इतना ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन हाँ ये याद रखना कि ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर सुल्तान शिहाबुद्दीन को कहते हैं, क्योंकि देखो जो असली में ललितादित्य थे ना, ललितादित्य जो थे करकोटा डायनेस्टी के थे, तो उन्होंने बहुत सारे एरियाज को कश्मीर में जोड़ा था। नॉर्थ इंडिया के कई सारे पार्ट ले लिए थे उन्होंने, जैसे कलिंगा ले लिया था, गोडा ले लिया था, नॉर्थ इंडिया के भी पार्ट लिए थे, और भी कई सारे तो कश्मीर में। लेकिन जैसे जैसे करकोटा डायनेस्टी का डाउनफॉल होने लगा ना, तो सारी टेरिटरी इंडिपेंडेंट हो गई और इनका राज सिर्फ जेहलम तक ही रह गया। तो जेहलम तक ही लिमिट रह गई उनके राज की। लेकिन अब सुल्तान शिहाबुद्दीन ने और बढ़ा दिया कश्मीर को, ठीक है, तो इसलिए इनको ललितादित्य कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं कुतुबुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन के टाइम का रिमार्केबल एक ही चीज है कि इनके टाइम में कौन आए थे कश्मीर में? मीर सैयद अली हमदानी। मीर सैयद अली हमदानी जो थे, बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर थे, बहुत ही रिस्पेक्टफुल फिगर थे ये, बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी थे, और वहां से आए थे ये हमदान से। इनको शाह हमदान भी बोलते हैं, शाह हमदान। और ये अकेले नहीं आए थे, इनके साथ साथ में और 700 और सैयद्स वहां से आ गए थे, और ये लोग भी मुस्लिम स्कॉलर्स थे, इस्लामिक स्कॉलर्स थे। और कश्मीर अब सेंटर बन चुका था किसका? मिशनरी एक्टिविटीज का, जो इस्लाम का प्रचार करने वाली जो एक्टिविटीज थी उनका। अब देखो, आप सोचोगे क्या इससे पहले इस्लाम का प्रचार नहीं होता था कश्मीर में? भाई होता था। रिंचन को किन्होंने कन्वर्ट किया? बुलबुल शाह ने, और वो भी अपने आप में बहुत बड़े स्कॉलर हैं, तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी। बुलबुल शाह पहले से ही थे यहाँ पे, और शाह मीर उससे पहले भी मुस्लिम ही थे, तो मतलब इस्लाम कोई ना कोई तो प्रचार कर ही रहा होगा जो लोग कन्वर्ट हो रहे थे। लेकिन सबसे जो सिग्निफिकेंट चेंज आया था यहाँ पे, वो सैयदों के आने के बाद आया था। ये जो इतने सारे सैयद आए थे, अब जो इस्लाम था वो थोड़ा रेडिकल हो रहा था, अब थोड़ा ज्यादा जल्दी मतलब जैसे इन लोगों को ना कुछ ज्यादा जल्दी पड़ी थी कन्वर्ट करने की लोगों को। तो अब राजा जो था कुतुबुद्दीन, वो तो टॉलरेंट था, वो मतलब इतना था नहीं कि उसको ज्यादा फर्क पड़े कि उसके लोग मुस्लिम हैं कि हिंदू हैं ज्यादा, तो अब उसके ऊपर ज्यादा चलती नहीं थी, रूल्स वगैरह वो बना नहीं सकते थे अपने हिसाब के। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा वेट कर लिया। तो जैसे सुल्तान सिकंदर आया
तो यहाँ पे चल पड़े बड़े बड़े जो मतलब नया नया कानून आ गया, सब कुछ नया आ गया यहाँ पे। तो कुतुबुद्दीन को औरंगजेब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पसंद ही नहीं करते थे किसी और मजहब को, और किसी मजहब को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। तो उनको ये चॉइस देते थे, देखो इनके पास कितनी ओपन चॉइस थी, या तो डेथ को चूज करो, या तो फिर या तो इस्लाम चूज कर लो। और अगर कभी कभी सुल्तान सिकंदर बहुत ही मतलब काइंडनेस वाले मोड में होते थे तो उनको एग्जाइल दे देते थे, ठीक है, कि चलो मारो नहीं, एग्जाइल दे देते हैं, तो थोड़ा काइंड जेस्चर हो गया उनका। तो ये 3 ऑप्शन होते थे, ओपन ऑप्शन होते थे सबके लिए। तो खैर ये इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, मैं आपको ये इसलिए आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको ये मालूम चले कि इनको औरंगजेब क्यों बोला गया है, ठीक है। तो औरंगजेब की भी यही पॉलिसी होती थी बेसिकली। तो हमें यहाँ से सुल्तान सिकंदर वाले चैप्टर से ज्यादा चीजें नहीं देखनी है, बहुत चीजें लिखी गई है, बहुत चीजें लिखी गई है हिस्ट्री के अंदर, तो हमें सारी नहीं देखनी है, हमें सिर्फ वो देखनी है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इनको बुट शिकन भी बोलते थे, बुट शिकन बोलते हैं मूर्तियां तोड़ने वाले को। आइडल ब्रेकर होता है इसका मतलब, आइडल ब्रेकर। इन्होंने मंदिरों को भी तोड़ा था, मूर्तियों को भी तोड़ा था, सब चीज को तोड़ा था। अच्छा जी, लेकिन उन्होंने कुछ बनाया भी था, इन्होंने कुछ जोड़ा भी था, और वो चीज भी बहुत प्रोमिनेंट है, उसको हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसे भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि आज की प्रेजेंट में भी वो चीजें अभी भी कश्मीर में है, तो हमें वो देखनी है, ठीक है। तो इन्होंने कुछ चीजें बनाई थी, वो क्या क्या थी? जो ये शाह हमदान थे, इनको रिस्पेक्ट देने के लिए इनके ऑनर में उन्होंने खानकाए हमदान बनाई थी, खानकाए हमदान। और इन्होंने एक बनाई थी जामिया मस्जिद, श्रीनगर के अंदर ही थे ये दोनों, ठीक है, जामिया मस्जिद। ये बहुत ही मतलब बड़े काम इनके जो हैं वो इन्होंने किए थे। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जामिया मस्जिद किसने बनाई थी श्रीनगर की, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते थे खानकाए हमदान किसने बनाई थी, या फिर किसके नाम किसके लिए बनाई गई थी, किसको ऑनर देने के लिए बनाई गई थी, या बुट शिकन किसको कहते हैं। तो ये सुल्तान सिकंदर के काम थे। देखो एक बार इनके जो काम थे ना, थोड़ा देख लो, सारे काम नेगेटिव नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे। देखो यहाँ पे जामिया मस्जिद जो थी अभी भी है यहाँ पे, और बहुत ही जबरदस्त जो इंडो सैनिक जो आर्किटेक्चर है यहाँ पे, मैग्निफिसेंट कोर्टयार्ड इसका है। अंदर की फोटो तो नहीं है, ये बाहर की है। 370 वुडन पिलर्स लगाए गए हैं इसमें, और ये कहाँ पे है? ओल्ड श्रीनगर सिटी में है जामिया मस्जिद। बहुत ही आलिशान ये मस्जिद है, और तब से अभी तक मतलब इसने मतलब बहुत कुछ देखा है इस मस्जिद ने, जैसे अफगान रूलर्स के जो हमले होते थे कश्मीर में, बहुत चीजें बर्दाश्त करते करते ये चीजें बेशक बाद में रिपेयर वगैरह भी करे गए हैं। तो मुस्लिम असेंबल होते हैं यहाँ पे काफी सारे प्रेयर के लिए। खैर ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, ये तो पता ही है सबको कि क्या होता है। तो हाँ, मेन चीज ये देखना, ये नहीं भूलना कि सुल्तान सिकंदर ने किए थे। सुल्तान सिकंदर ने 2 ही मेन काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं। क्या क्या? जामिया मस्जिद बनाई है और खानकाहे हमदान बनाई है, खानकाहे हमदान बनाई है। दोनों हुई ओल्ड श्रीनगर की सिटी में है। तो जामिया मस्जिद कब बनाई? 1400 AD में बनाई थी, और खानकाहे मौला जो थी वो बनाई है इन्होंने, मतलब खानका भी बोलते हैं इसको, खानका या शाह हमदान मस्जिद भी बोलते हैं। तो ये इन्होंने बनाई थी कब? 1395 में, 1395 में बनाई थी इन्होंने। तो बहुत अच्छे से इन्होंने काम किया था यहाँ पे। सारे काम एक जैसे नहीं होते। जो सिकंदर थे तो आपने इनके सिर्फ 2 ही काम याद रखने हैं, और एक उनका जो टाइटल थे, टाइटल इनको 2 टाइटल मिले थे, औरंगजेब ऑफ कश्मीर और बुट शिकन। और 2 इन्होंने चीजें बनाई थी, एक थी मस्जिद जामा मस्जिद और दूसरी खानकाह है, ठीक है। 2 इन्होंने ये काम किए थे, और ये जो मस्जिदें थी इनमें पेपर माशी का काम अच्छा हुआ था। खानकाह मौला में वुडन आर्किटेक्चर का काम हुआ था, डेकोरेट किया गया है इसको अच्छे से पेपर माशी के साथ। ओके, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो उनकी और ज्यादा एट्रोसिटीज हैं, वो सब जानने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती। तो अब देखते हैं आगे सुल्तान ज़ैन उल अब्दीन। तो इनको क्या क्या कहते हैं? बडशाह कहते हैं। देखो टाइटल हमेशा याद ही रखना, बडशाह भी कहते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, अकबर ऑफ कश्मीर। और ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मिडिवल, ग्रेटेस्ट रूलर जो थे, रूलर ऑफ मिडिवल कश्मीर, वो भी ज़ैन उल अब्दीन ही थे।
इन्होंने अपने सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। आर्ट और आर्किटेक्चर के लवर थे, लिटरेचर इनको पसंद था, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग इनके पैटर्नेज में थे। तो कश्मीर को एक तरक्की की तरफ लेके जाने वाला राजा मुस्लिम में से ये समझ लो पहला ही था, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किया था इन्होंने काम। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि इनका राज 35 साल तक चला, कुछ कहते हैं कि 50 साल तक चला। ज्यादातर जो इन बुक से हमने देखा है 50 साल लिखा, 1420 से 70 तक, मतलब 50 साल होते हैं। अच्छा जी, तो इनके बारे में और देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया था, ठीक है। इनके जितने काम गिनोगे ना उतने कम हैं, ठीक है। इन्होंने जितने आप गिन लोगे उतने कम काम हैं इनके। तो हम कुछ मेन देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, इन्होंने जो राज तरंगिणी थी ना, उसको इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। तो इनके पास एक बंदा था, राइटर बहुत बड़ा, मतलब स्कॉलर कहे तो स्कॉलर, मुल्ला अहमद था, ठीक है। सॉरी, मुल्ला अहमद जो थे, इन्होंने इनको ट्रांसलेट करके दी क्या क्या, राज तरंगिणी और क्या ट्रांसलेट करके दी इन्होंने, महाभारत। सभी हर किस्म के रिलीजन के साथ, हर किस्म के लिटरेचर के साथ इनको मतलब ठीक लगता था, ठीक है। 10 अवतारा, जो चीजें संस्कृत में थी ना वो इन्होंने यहाँ से करवा दी पर्शियन में ट्रांसलेट, ताकि और भी लोग इनको देख सकें। इन्होंने रामायण भी ट्रांसलेट करवाई थी, किसने, सुल्तान जैन उल अब्दीन ने, और भी चीजें। तो उनके राज में बहुत और भी ज्यादा स्कॉलर लोग रहते थे। तो जोना राजा भी इनके टाइम में ही थे। जोना राजा थे, श्रीवारा पंडित थे, जो योध भट्ट थे, रूमी, ये और भी कई सारे लोग थे। मुल्ला अहमद तो पहले बता दिया। तो संस्कृत से लेके पर्शियन में इन्होंने ट्रांसलेट करवाए थे। और इन्होंने जोना राजा को कहा था कि राज तरंगिणी का दूसरा पार्ट बना दे, और श्रीवारा ने तीसरा पार्ट बनाया था जब राज तरंगिणी का, ठीक है। तो सुल्तान जैन उल अब्दीन ने ही कहा था जोना राजा को कि आप लिखो राज तरंगिणी को, ठीक है। तो काम तो इन्होंने और भी ज्यादा किए थे। कुछ आर्किटेक्चर की बहुत ही मतलब जितनी भी चीजों को कश्मीर में जैना लगेगा समझ लेना जैन उल अब्दीन ने बनाई थी वो, ठीक है। जैसे कुछ टाउन थे, जैना लंक, जैना कोट, जैना कुंडल, तो हम सब नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे यहाँ पे जैना कदल की बात करेंगे। जैना कदल जो था ना, जैना कदल कश्मीर का पहला वुडन ब्रिज था ये, कहाँ पे, ऑफ जेहलम के ऊपर पहला वुडन ब्रिज था जैना कदल। अभी भी है ये ब्रिज यहाँ पे। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही एफिशिएंट थी इनकी, रिफॉर्मिस्ट थे ये, एफिशिएंट थी ये। बस अगर बता दिया ना कि ग्रेटेस्ट यही थे, तो बस यही थे। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जोना राजा ने किसके राज में द्वितीय राज तरंगिणी लिखी, या श्रीवारा ने किसके कहने पे लिखी, या फिर मुल्ला अहमद ने राज तरंगिणी को किसने पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया। तो सुल्तान जैन उल अब्दीन ने। अकबर किसको कहते हैं कश्मीर का, सुल्तान जैन उल अब्दीन को। बादशाह किसे कहते हैं, यानी ग्रेट किंग, सुल्तान जैन उल अब्दीन को। उनके अवाम इनको बहुत पसंद करती थी, ठीक है। तो कश्मीर में ये बहुत और चीजें लेके आए जो कि कश्मीरियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। कश्मीरियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी जो चीजें, जैसे कि सिल्क के शॉल लेके आए, बुक बाइंडिंग और भी कई सारे इन्होंने यहाँ पे काम लाए थे। वुड कार्विंग बोलती हूँ मैं। तो ये सब काम जो कश्मीर के लिए लेके आए थे वो सुल्तान जैन उल अब्दीन ही थे। तो एग्रीकल्चर में भी इन्होंने रिफॉर्म लाए थे काफी सारे, साइंटिफिक पैटर्न पे था। कैनाल बनाए थे इन्होंने कश्मीर में। तो जैन उल अब्दीन, तो अब इनका ये खात्मा कैसे हुआ, इतनी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी थी, इतना सब था, लेकिन जैसे ही सुल्तान जैन उल अब्दीन की डेथ होती है ना, उसके बाद यहाँ पे एक वीक रूलर आते हैं इन्हीं की डायनेस्टी के, हबीब। तो सुल्तान हबीब शाह जो होते हैं ये वीक रूलर होते हैं। तो इनके टाइम में मतलब इनको डिथ्रोन, इनको कुर्सी से हटा दिया जाता है। कौन हटाता है इनको, कमांडर होता है जो उनकी आर्मी में, गाजी शाह चक। तो गाजी शाह चक इनको हटा देता है और यहाँ पे चक डायनेस्टी शुरू हो जाती है, ठीक है।
तो उनका मिलिट्री का कमांडर होता है मोहम्मद गाजी शाह चक। जो तीन एडवेंचरर आए थे ना, कौन कौन से थे? एक था रिंचन, एक था शाहमीर, ठीक है, शाहमीर और रिंचन था एक, और सब दोनों का राज हो गया। तीसरे की बारी थी, तो तीसरा कौन था? लंकर चक, ठीक है, लंकर चक। तो ये उसी का रिलेटिव था गाजी शाह चक। तो अब इनकी बारी थी राज करने की यहाँ पे, लेकिन इनकी डायनेस्टी में बहुत ही खतरनाक कोई बड़े जबरदस्त लीडर यहाँ थे ही नहीं। तो कुछ गाजी शाह चक के बाद यहाँ पे आई हुसैन चक। तो हुसैन चक के बाद यहाँ पे आते हैं सुल्तान अली शाह, ठीक है, सुल्तान अली शाह। और फिर यूसुफ शाह चक आते हैं, यूसुफ शाह चक आते हैं। और यूसुफ शाह चक के बाद आते हैं याकूब शाह चक। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में ये जो रूलर होते हैं गाजी शाह चक, हुसैन सुल्तान, ये बाबर और हुमायूं के हमलों को रजिस्ट करते हैं, उनको रोकते हैं कश्मीर में आने से और कामयाब भी होते हैं। लेकिन जैसे यूसुफ शाह चक आते हैं ना, तो अकबर कश्मीर में राज कर लेता है। अकबर उनको दिल्ली बुलाता है और इनकी वाइफ हब्बा खातून के मना करने के बावजूद भी ये चले जाते हैं, और वहां पे उनको दिल्ली विल्ली कुछ नहीं, उनको बिहार में एक जेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पे 6-7 साल के बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनके पीछे इनका जो बेटा होता है याकूब शाह, ये एक वीक रूलर होता है और इसको अकबर की फौज यहाँ पे हरा देती है। अकबर की फौज में आर्मी में कौन था? कासिम खान था। और कौन सी बैटल थी? हरिपुर, ठीक है। तो हरिपुरा की बैटल में याकूब शाह चक हार जाता है, कासिम खान जीत जाता है। कासिम खान मुगल आर्मी का बंदा होता है। तो मुगल पूरा साम्राज्य था, पूरे इंडिया में वही थे, तो कश्मीर भी उस समय मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है और अपनी इंडिपेंडेंस खो देता है, ठीक। तो यहां से कश्मीर मुगल्स के हाथ में चला जाता है। और मुगल का डायनेस्टी का कौन बंदा था सबसे पहला? फिर यहाँ पे था अकबर, जो मतलब मुगल डायनेस्टी के तो और भी थे, बाबर, हुमायूं सब, लेकिन जिन्होंने कश्मीर में सबसे पहले राज किया वो अकबर थे, ठीक है। और ये मुगल्स कश्मीर में अपने गवर्नर्स के थ्रू राज करते थे, डायरेक्टली यहाँ पे खुद नहीं आते थे ज्यादा। तो चक की अगर मैं एक बार फिर से बताऊं, जो यूसुफ शाह चक थे ना, इन्होंने गुलमर्ग और सोनमर्ग को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया था, मतलब एक पिकनिक रिजॉर्ट बना दिया था, समझ लो, ठीक है। पिकनिक रिजॉर्ट टाइप का बना दिया था इन्होंने, इसको सेहत अफजा मकाम बना दिया था गुलमर्ग को और सोनमर्ग को, क्योंकि वहां खुद भी जाते थे वॉक करने के लिए। तो मुगल एम्पायर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको जो जो पॉइंट याद रखने हैं ना, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनके जो दूसरा नाम होता था इनका, कि क्या क्या इनको टाइटल मिला होता था, वो आपने याद रखना है। और इनके टाइम में कोई बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी कश्मीर में आई है अगर, तो वो याद रखनी होती है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।